हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 2 अक्टूबर 2020। तो गाइस आज है तारीख 2 अक्टूबर 2020 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो गाइस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और आपको ये हाईलाइटेड न्यूज़पेपर दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हाईलाइट कर रखा है, ऐसा ये न्यूज़पेपर चाहिए, तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आप लोगों के चैनल दिख रहा होगा। नहीं मिलता है चैनल, कोई बात नहीं, क्योंकि इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाओ लिंक को क्लिक करो और इस चैनल को जाकर ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली न्यूज़पेपर मिल जाता है। आप न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पर आपको काफ़ी सारे नोट्स भी मिल जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन डेली आ जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेली वीडियो अपलोड करते हैं। डेली जो है आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस मिल जाता है सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। आते हैं पेज नंबर 1 के ऊपर। सबसे पहला आर्टिकल आप लोगों को ये दिख रहा होगा। आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्या कह रहा है आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो, आपको हाथरस में जो है ये इंसिडेंट देखने को मिला, जहाँ पर रेप हुआ लड़की का, ठीक है, 19 साल की लड़की का। तो उसके बाद क्या हुआ, अब इस लड़की की जो है डेथ वगैरह हो गई थी, है ना, सब क्रियाक्रम जो है काम हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो है कांग्रेस लीडर्स, कल क्या हुआ, जो कांग्रेस लीडर्स हैं वो इस लड़की के, ठीक है, यहाँ पर इसके घर पे जा रहे थे, इस विक्टिम के घर वालों से मिलने के लिए जा रहे थे। तो बीच में पुलिस वालों ने खूब लाठी बरसाई है, खूब लाठी चार्ज किया है, साथ ही साथ अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन बाद में इन सबको रिलीज कर दिया है। तो उसी के बारे में न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फ्रंट पेज पे है, क्या कहती है तो आपको भी ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्या बात है इसके बारे में। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिख रहा होगा। ये आज का एक अच्छा आर्टिकल है सभी लोगों के लिए। क्या है यहाँ पर, जो जीएसटी कलेक्शन है वो 95,000 करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुका है सितंबर का, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर, तो सितंबर का जो है रिपोर्ट आ चुकी है। तो जीएसटी कलेक्शन था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये रेवेन्यू जो है सरकार का, ये 95,000 क्रॉस कर चुका है। क्योंकि हम लोग गोल क्या रखते हैं, देखो हमने गोल क्या रखा है, जीएसटी जो कलेक्शन है वो हमारा हर महीने 1 लाख करोड़ के आसपास हो जाए, तो काफ़ी आसपास है अब की बार, ठीक है। और अभी तक इतना इस साल का जो है सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन है, तो काफ़ी अच्छी बात है हमारी कंट्री के लिए भी। तो आप लोग देखोगे ये ग्राफ, आप लोगों को ग्राफ में समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, अब देखो अच्छे से, ठीक है। अभी तक देखोगे अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर में गया है सबसे ऊपर, 75,000 क्रॉस करके 95,000 अभी तक का जो है सबसे ज़्यादा जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसके बारे में आइडिया रखना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको ये वाला आर्टिकल दिखेगा। ये वाला आर्टिकल देखो क्या बोल रहा है। 3 सोल्जर्स हमारे मारे गए हैं, 3 सोल्जर्स हमारे शहीद हो गए हैं, ठीक है। और 5 जो है इंजर्ड हैं, 5 जो है वो घायल हैं इस समय, क्योंकि पाकिस्तान की एलएसी पर, ठीक है, पाकिस्तान की एलएसी पर नहीं कह सकते, जो एलएसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी फायरिंग देखी गई पाकिस्तान के द्वारा बहुत गोलीबारी चलाई गई। तो उसमें हमारे 3 सोल्जर्स जो हैं, 3 जवान शहीद हो गए और 5 जो है इंजर्ड हो गए हैं। तो अभी यहाँ पर आपके लिए जो है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो एलओसी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, ये एलओसी है, एलएसी नहीं। एलएसी अलग है, जो चाइना वाली है वो एलएसी है, ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो इसको जो है हम लोग इसका डिफरेंस क्लियर करते हैं। तो उससे पहले गाइज यहाँ पर मैंने ये पिक्चर लगाई थी कि आज गांधी जयंती है, तो इसके ऊपर जो है आज 2 अक्टूबर सभी को पता होगा, तो इसके ऊपर भी आर्टिकल्स आए हुए हैं, तो उसके बारे में बताऊँगा आपको क्या क्या बोला जा रहा है। तो मैं इसको, मुझे पहले बताना चाहिए था, तो स्किप हो गया, चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर ये दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, एक बहुत अच्छी पिक्चर, और एकदम से समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हमारा ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया का बॉर्डर हो गया, ये हो गया हमारा पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान और यहाँ पे इंडिया, यहाँ के बीच में ये है हमारी एलओसी, जो ये वाली लाइन है, ये रेड वाली लाइन देख रहे हो, ये रेड वाली लाइन दिख रही होगी मेरे भाई तुम लोगों को, ये जो है ये एलओसी है, और इधर वाली जो रेड वाली लाइन है ये एलएसी है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, आपको फुल फॉर्म पता होगा, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है और ये वाला जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ पर चाइना के साथ डिस्प्यूट रहता है, यहाँ पर हमारा पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट रहता है। और इसके साथ साथ आपको ये वाला जो एरिया दिख रहा होगा, ये हमारा पीओके है, जिसे हम लोग कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया, जो इलीगली,
ठीक है, अवैध तरीके से पाकिस्तान ने कब्जे में कर रखा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये हो गया हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया, पीओके जिसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर इस एरिया पे जो है क्या देखने को मिली है, फायरिंग देखने को मिली है। तो फायरिंग के साथ हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। अब यहाँ पर कुछ और बातें जानो एलएसी के बारे में। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये एक लाइव लाइन है जहाँ पर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं। ये नई बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत पहले से देखी जा रही हैं, जैसे कि फायरिंग हो गया, फेस टू फेस इंटरेक्शंस हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये एक बाउंड्री है जो कि सेपरेट करती है इंडियन यूनियन टेरिटरी, जो कि को क्या है, हमारी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को सेपरेट करती है विद दी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पीओके, जो कि इलीगली पाकिस्तान के द्वारा जो है ऑक्यूपाई करा गया है। और जो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसकी कितने किलोमीटर की है, कितनी इसकी लेंथ है, वो याद रखना, 776 किलोमीटर्स का ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, मैंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो नहीं बोल दिया, चलो बोल दिया तो माफ़ी, भूल चूक माफ़। चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया, ये वाली जो लाइन है ये हमारी, तो ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा होगा ऊपर वाला एरिया, मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार और, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया, ये पाकिस्तान के द्वारा इलीगली कब्जे में कर रखा है, इलीगली यहाँ पर इसको ले रखा है। तो फिर जो है यहाँ पर हम लोगों को डिस्प्यूट देखने को मिलता है। और ये आज की बात, नई बात नहीं है, काफ़ी टाइम पहले से ही जो है ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। ओके, चलो फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखो, ये सारी चीज़ें फिर से दिखाई गई हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। मैंने 2 मैप डाल दिए हैं क्योंकि ये 2 मैप बहुत शानदार हैं और इसके थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप जाकर टेलीग्राम पर इन मैप को जो है ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला दिख रहा होगा, ये एक छोटा सा आर्टिकल है, ये किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, आप इस आर्टिकल जो है इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल है बेसिकली किस चीज़ के बारे में, जो जाली नोट होते हैं, नकली नोट होते हैं। ये देखा गया है, ये जो नकली नोट हैं ये आपकी बार ज़्यादा सीज करे गए हैं। 2019 की रिपोर्ट बता रही है 2019 में ज़्यादातर नकली नोट को सीज करा गया है एज कंपेयर टू 2018। 2018 में कम नकली नोट देखे गए थे, लेकिन 2019 में ज़्यादा नकली नोट को पकड़ा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में ये अभी आगे जो है डिटेल में दिया हुआ है आर्टिकल, इसको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू दे दिया ये आर्टिकल क्या कहना चाहता है ना, आगे इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद चलते हैं ये इस वाले आर्टिकल पे, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है। ये यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल करा है, रिहा दिया है, किसे, एक पर्सन को दिया है, रिहा कर दिया है, जो कि यूएपीए के अंडर एक्यूज करा गया था। यूएपीए के अंडर जो है इसके ऊपर लांछन लगाए गए थे। तो अब ये यूएपीए क्या है, अब जो आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है वो यही सिर्फ और सिर्फ एक, इस आर्टिकल में एक ही चीज़ है, वो यूएपीए। ठीक है, अब ये यूएपीए क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि जितने भी अनलॉफुल एक्टिविटीज होती हैं, कानून के विरुद्ध जो भी काम करा जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज। तो अब यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटीज ना हो, ठीक है, अब ये कानून के विरुद्ध काम ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन, उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर कवर करना है। अब ये आर्टिकल देखना है, आर्टिकल में से क्या इंपॉर्टेंट है आपको खुद निकालना है कि हाँ मेरे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलो मैं आपको यूएपीए के बारे में कवर कराता हूँ। ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जनरल स्टडीज़ पेपर 3 जो आपका जीएस पेपर 3 है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीएस पेपर 3 में हमारा एक टॉपिक आता है लिंकेज ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म। ठीक है, तो फिर ये इस टॉपिक के अंडर में हमारा ये यूएपीए आ जाएगा। सबसे पहले जान लो, जो यूएपीए ये एक्ट है ये पास करा गया था 1967 में। इसका एम क्या था कि जो भी कानून के विरुद्ध काम हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करे, उनको जो है उनको प्रिवेंट करे, उनको रोका जाए। ठीक है, उसके बाद जो अनलॉफुल एक्टिविटी है, रेफर्स टू एनी एक्शन। क्या है अनलॉफुल एक्टिविटीज, जैसे कि मैंने अभी बताया, कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी एसोसिएशन है, वो अगर कानून के विरुद्ध काम करे या फिर इंडिया की सोवरेनिटी को हनन करे, ठीक है, तो सोवरेनिटी यानी कि इंडिया की मान मर्यादा के ऊपर उंगली उठाए, तो फिर वो सब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में चीज़ें आ जाती हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि उसे क्या चीज़ अनलॉफुल एक्टिविटी में डालनी है। ठीक है, सिंपल से। और उसके बाद अगर किसी पर्सन को यूएपीए के अंडर में चार्ज करा जाता है,
अगर किसी पर्सन को यूएपीए के अंडर में अरेस्ट करा जाता है और वो बिल्कुल सही लांछन है, ठीक है, अगर वो सही बिल्कुल एक्यूज करा गया है तो फिर उसे डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। डेथ पेनल्टी जिसे हम लोग कैपिटल इम्प्रिजमेंट भी कहते हैं, तो कैपिटल पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, और लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि जीवन भर यहाँ पर जेल करवाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाईएस्ट पनिशमेंट है इस यूएपीए के अंडर में। तो आप समझ सकते हो कि हाँ, अगर कोई इंडिया की सोवरेनिटी के ऊपर, इंडिया की मान मर्यादा के ऊपर अगर उंगली उठाता है तो उसके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है। 2004 में ना जो हमारा यूएपीए एक्ट है, इसके अंदर एक और एक्ट ऐड हो गया था, एक और एक्ट ऐड हो गया था। ठीक है, यूएपीए के अंदर में 2004 में एक और एक्ट ऐड हुआ। वो कौन सा है? टेररिज्म एक्ट। ठीक है, टेररिस्ट एक्ट, जो कि टेररिस्ट के विरुद्ध काम करेगा। कोई भी अगर टेररिस्ट कोई भी गलत काम कर रहा है तो उसके टेररिस्ट गलत ही काम करेगा, तो जो अगर जो है उसको, उसके लिए यहाँ पर इस एक्ट को भी ऐड कर दिया गया कि भाई इसके खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई करवाई जा सकती है इसके अंडर में। और एक चीज़ और याद रखना, जो यूएपीए एक्ट है इसमें नेशनल यानी कि जो इंडिया के लोग हैं, ये तो अगर ये एक्यूज होते हैं तो इंडिया के लोगों को तो सज़ा होगी, लेकिन अगर कोई फॉरेन नेशनल है, अगर फॉरेन वाला अगर करता है यही काम, तो वो फॉरेन नेशनल को भी यहाँ पर ये काम इसके अंदर में जो है अरेस्ट वगैरह करा जा सकता है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, तो यूएपीए को हमने कवर किया, एक इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक बन जाता है। उसके बाद लास्ट में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्या बोल रहा है इसके बारे में जान लो भाई। क्या है कि अभी हमने कल क्या पढ़ा था, अनलॉक 5.0 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सिनेमा हॉल्स और एंटरटेनमेंट पार्क्स खुलने वाले हैं, लेकिन जो है वो खुल तो रहे हैं, वो कुछ ही जगह पर खुलेंगे। दिल्ली में अभी जो है ये बंद रहेंगे सिनेमा हॉल्स और एंटरटेनमेंट पार्क्स। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उसका पेज नंबर 2 के ऊपर आएंगे। पेज नंबर 2 पे साइड में एक आर्टिकल आप लोग को ये दिखेगा, और ये अच्छा आर्टिकल है आज का। ये आर्टिकल क्या बोल रहा है? कैपिटल यानी कि न्यू दिल्ली। तो जो दिल्ली है इसकी फर्स्ट रैंक आई है किसमें? क्राइम अगेंस्ट वेमेन। वेमेन के साथ सबसे ज़्यादा जो अत्याचार होता है, सबसे ज़्यादा जो क्राइम होता है, वो ऐसी मेट्रोपॉलिटन अकेली सिटी है, और एक नंबर 1 सिटी है। कौन सी? न्यू दिल्ली, जहाँ पर ये काम देखा जाता है। ठीक है, ये किसने बोला है? एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट ने ये सारी चीज़ें जो है बताई हैं। एनसीआरबी क्या है? हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो इसने बोला कि भाई जो कैपिटल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और क्या क्या देखा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो, रेप, मोलेस्टेशन, मर्डर विद रेप, ठीक है, डॉरी डेथ्स देखी जाती हैं, ठीक है, दहेज के चक्कर में मार देते हैं। फिर उसका साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, किडनैपिंग, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और ये दिल्ली में सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। फिर उसके बाद जो है मुंबई, फिर उसके बाद बेंगलुरु। ठीक है, ये सारी बातें बोली गई। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमने डेटा तो पढ़ लिया, डेटा तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे ये एनसीआरबी डेटा लेके आया है ना ये, तो एनसीआरबी बॉडी इंपॉर्टेंट है। तो ये है क्या? चलो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा जिक्र हुआ है। अब जो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ये आपकी जनरल स्टडीज़ पेपर 2 और 3 दोनों के ही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। सेटअप कर गई थी, कब लाई गई थी? 1986 में। ठीक है, होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में जो है काम करती है। अब क्या काम करती है कि मान लो पूरा साल निकल गया, अब पूरे साल का एक स्टैटिस्टिकल डेटा लेकर आना, पूरे साल का एक डेटा लेकर आना और पता लगाना उस डेटा में कि यहाँ पर कितना कितना क्या क्या क्राइम हुआ है। ठीक है, नाम से पता चल रहा होगा क्राइम ब्यूरो है, तो फिर कितने क्राइम हुए हैं इन सब का एक कंपाइलेशन, एक कंप्लीट डेटा लेकर आती है, जिससे हमें पता चल जाता है एक टोटल में कि हाँ भाई पूरे साल में क्या क्या घटना घटी हैं और कितने कितने मात्रा में घटना घटी हैं। तो उस रिपोर्ट को, उस डेटा को लेकर आने का काम किसका है? वो है एनसीआरबी का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पेज नंबर 2 को हमने कंप्लीट किया। गांधी जयंती के बारे में आपको बता ही दिया, आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद आते हैं पेज नंबर 3 पर। हमारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। अब डायरेक्ट चलते हैं हम लोग पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज एडिटोरियल। एडिटोरियल होता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। आज के एडिटोरियल एक दो ही हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। दो आपको पहले ये वाला एडिटोरियल दिख रहा होगा, इस एडिटोरियल को आप रीड कर सकते हो, आपके पास न्यूज़पेपर आएगा, आप रीड कर लो। ठीक है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है भाई, एक बार रीड करोगे सब समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमारे एक प्राइम मिनिस्टर हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, इनको हम लोग भूल गए हैं। इनका काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देखा गया है, चाहे वो आप देख लो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे वो आप लोग देख लो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, या फिर कैसे इन्होंने पाकिस्तान को हैंडल किया। ये अगर इन सारी चीज़ों के बारे में देखोगे कि इन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया है, ठीक है, तो इन्हीं की स्टोरी बताई गई है, पास्ट बताया गया इनके बारे में, तो आप जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक सिंपल आर्टिकल ये भी है, एक सिंपल सा आर्टिकल है ये हमारा। आज 2 अक्टूबर है ना, तो महात्मा गांधी जी के बारे में ये आर्टिकल बताया गया है कि महात्मा गांधी जी ने कैसे कैसे यहाँ पर हम लोगों को देश जो है ये आज़ाद करवाया,
कैसे कैसे इन्होंने अपना जो है दिमाग लगाया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें मांगी, ठीक है। ब्रिटिशर्स थे, तो जब हमारा ब्रिटिशर्स से क्या क्या चीज़ें मांगी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बन रहा था उससे पहले क्या क्या डिमांड करा, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई, तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, ठीक है, और एक आइडिया रख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इम्पोर्टेंट भाई ये है, ये एक अच्छा आर्टिकल यहाँ पर, ये वाला तो आप कह ही सकते हो। खैर ये तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा वही हाथरस केस वाला, ठीक है, जहाँ पे अभी जो एक लड़की है जिसका रेप हुआ, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। और क्या बोला जा रहा है कि जो विमेंस सेफ्टी है उसको बढ़ाई जाए। इस आर्टिकल में बस इतना है कि जो जेंडर सेंसिटिविटी है वो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो है क्या करा जाए, विमेंस की सेफ्टी है उसकी सुरक्षा कराई, उसकी सुरक्षा करी जाए, और उसकी जो विमेन की सेफ्टी है जितनी हम कोशिश करें बढ़ाने की वो बढ़ाई जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये इस आर्टिकल में ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और ये सारी चीज़ें भी कम मिलेंगी ये कहने के बारे में। तो फिर आपको सारा का सारा जो एक ये मिलेगा, केस मिलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ उस लड़की के साथ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी शुरू से लेके एंड तक। और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ यही बोला गया, जो विमेन सेफ्टी है उसको ध्यान में रखी जाए, और सारी स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है वो विमेन सेफ्टी के ऊपर काम करने स्टार्ट कर दे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में दिख रहा होगा, अमनेस्टी इंटरनेशनल। अमनेस्टी का काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा, अमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। तो ये जो न्यूज़ है उसी से रिलेटेड है। देखो हुआ क्या है कि अमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट से कोई यहाँ पे तेल मेल नहीं है, एनजीओ है अमनेस्टी इंटरनेशनल। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ये एनजीओ है ये हमारे इंडिया में भी है। तो इंडिया में इसके जो बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं वो सब यहाँ पर अभी फ्रीज़ कर दिए गए हैं। क्यों फ्रीज़ कर दिए गए हैं? क्योंकि बोला गया कि भाई इसके काफ़ी सारा जो है ये क्या करता है, देखो ये पहली बात मैं आपको बता दूं, एक चीज़ बताना भूल गया, ये काम किस लिए करता है? ह्यूमन राइट्स के लिए। यानी कि जो हमारे मानव है, हमारे जो हक हैं उसके लिए काम करता है। जैसे कि अभी आपको पता है डेथ पेनल्टी, जैसे कि लोग क्या होता है, अगर जो डेथ पेनल्टी है, मौत की सज़ा है, उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ये काम करता है कि भाई उसको ख़त्म करो, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, मानव के हक के लिए काम करता है कि मानव के हक में जाएँ चीज़ें। तो फिर अभी हुआ क्या है, इसके जो अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया इंडिया वालों ने, तो इंडिया गवर्नमेंट ने, और तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। क्यों कर दिया? क्योंकि बोला जा रहा है कि भाई ये बहुत मतलब बीच में चीज़ें बोलता है। जैसे कि आप लोग देखोगे यहाँ पर बोला जा रहा है, देखो इन्होंने बीच में जो है ह्यूमन राइट्स की बात करी है, किस चीज़ को लेकर? सबसे पहले आप लोग देखोगे ये बोला जा रहा था फॉरेन डोनेशंस के बारे में, ठीक है। जो एफसीआर है, फॉरेन डोनेशंस को लेकर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोला, इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिकल पॉलिटिकल डिबेट्स बाय एंटिटीज फंड बाय फॉरेन डोनेशंस। फिर उसके बाद जो है अभी स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में जो हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करा, उसके ऊपर भी इन्होंने बोला। ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है कि मतलब अभी क्या कर रखा है हम लोगों ने, काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पर, हमने जम्मू कश्मीर में बंद कर दिए थे, आपको याद होगा, है ना। काफ़ी समय तक हमने, लंबे समय तक बड़े बड़े लोगों को बंद कर दिया था वहाँ पे कि बवाल ना हो, ठीक है, उनको घरों में बंद कर दिया। तो ये बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, नेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है तो ऐसा तो बोलेगा ही। तो इसी को लेकर यहाँ पर अकाउंट फ्रीज कर दिया, किसने? इंडिया सरकार, भारतीय सरकार ने। तो फिर उसी को लेकर ये आर्टिकल है। तो अभी आपको पहले पता होना चाहिए अमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या। तो अमनेस्टी इंटरनेशनल को कवर करते हैं। सबसे पहले जो ये बॉडी अमनेस्टी इंटरनेशनल, ये जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये एक लंदन बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। लंदन में इसकी जो एक आप कह सकते हो इसका फाउंडेशन है वो लंदन में है। लंदन बेस्ड एनजीओ है जो कि 1961 में फाउंड करी गई थी। किस लिए काम करती है? ह्यूमन राइट्स के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मानवीय हक हैं उसको दिलाने के लिए बॉडी काम करती है, मानव के अधिकार में बोलती है। साथ ही साथ जो ये ह्यूमन राइट्स हैं अडॉप्ट करे गए थे 1948 में, इसको भी याद रखना। उसके बाद जो है आपको मैं अभी कुछ चीज़ें बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं, ये जो हमारा अमनेस्टी इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको नोबल पीस प्राइज़ दिया गया था 1977 में, ठीक है। 1977 में इसको नोबल पीस प्राइज़ दिया गया था। और यहाँ पे ये कब फाउंड करी गई थी? 1961 में। मैंने आपको बता ही दिया, लंदन बेस्ड यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि ये किस लिए काम करती है, कौन से किस किस चीज़ों के लिए काम करती है, यानी कि मानव को हक दिलाती है, चलो दिलाती है, लेकिन किस किस एरिया में हक दिलाती है। जैसे कि एंडिंग टॉर्चर को एंड कर दिया जाए, टॉर्चर ना हो, ठीक है। डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दिया जाए, यानी कि कोई, जैसे कि हम लोग कह देते हैं ना कि किसी केस वगैरह में फांसी वगैरह की सज़ा सुना दी जाती है, जो डेथ पेनल्टी होती है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। रेफ्यूजीज़ के क्या क्या, शरणार्थियों के क्या क्या राइट्स होते हैं उसके लिए काम करता है, ठीक है।
उसके बाद जो ह्यूमन डिग्निटी उसको प्रोटेक्ट करता है, जो ह्यूमन की मान मर्यादा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ये एमनेस्टी इंटरनेशनल वर्क ये काम करता है। ठीक है, तो ये इंडिया में भी है, तो इंडिया के लिए काम कर रहा था, तो उसी को लेकर यहाँ पे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। तो आप बस सिंपल सा ये करंट अफेयर्स में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सर बाहर इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इसके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद छोटा सा, एक मिनट, एक छोटा सा ये पार्ट और है, ये मैं क्या बोलना चाहता था यहाँ पर, मैंने हाईलाइट क्यों करा है, क्योंकि मैं बोलना चाहता था कि यहाँ पर क्या है कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ हैं, वो हमेशा ही गलत नहीं होती। ठीक है, तो अभी सरकार का हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो सरकार है अभी कुछ क्लियर नहीं है। सरकार जो है क्या पता टेम्पररी इन्होंने जो है फ्रीज करें वो अकाउंट, हो सकता है बाद में फिर से चालू कर दें, फिर से जो रिज्यूम कर दें, बट अभी यहाँ पर ऐसा रिज्यूम करने की कोई न्यूज़ नहीं है, तो अभी फ्रीज करने की न्यूज़ है। लेकिन ये बोला जा रहा है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमेशा ही गलत नहीं होती है, हालांकि होती है, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आए हैं कि काफ़ी ज़्यादा इलीगल वर्क कर लिया जाता है, तो लेकिन जो है सारी नहीं हो पाती, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद पेज नंबर 7 पे आओगे यार, पेज नंबर 7 पे आप लोगों को ये वाला आर्टिकल दिखेगा, ये आर्टिकल आपको पढ़ना है, ये एक इंटरव्यू है। ठीक है, अगर आप पढ़ सको तो पढ़ लो, वरना कोई बात नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक इंटरव्यू है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला, ये आर्टिकल वही पुराना आर्टिकल जो कि हम सदियों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, सदियों से तो नहीं, खैर 2-3 महीने हो गए यार, इसको डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इंडिया चाइना, इंडिया चाइना, इंडिया चाइना, इंडिया चाइना, फाइनली फिर से एक बार और आ चुका है। तो यहाँ पर क्या बात करी जा रही है कि जो इंडिया और चाइना के बारे में, कि एक स्ट्रेटेजिक डील करना चाहिए इंडिया को चाइना के साथ, यानी कि हर चीज़ का सॉल्यूशन जो है ट्रेड बंद करके नहीं होता। इस आर्टिकल में सिंपल सा क्या बोला गया है कि जो इंडिया है उसे व्यापार पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहिए चाइना से, क्योंकि इससे इंडिया को तो नुकसान होगा, साथ ही साथ चाइना को भी नुकसान होगा। ठीक है, तो हम चाइना के नुकसान के चक्कर में अपना भी नुकसान कर रहे हैं, तो हमें चाइना से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि चाइना के साथ भी पहले काफ़ी सारे कंट्रीज़ के डिस्प्यूट रहे हैं, काफ़ी सारे कंट्रीज़ के विवाद रहे हैं, लेकिन फिर भी चाइना ने अपना ट्रेड जो है वो कंटिन्यू रखा, व्यापार जो है कंटिन्यू रखा। तो ये स्टेप हम ले सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जो सिचुएशन है वो वैसे ही इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन है, हम ट्रेड बंद करके और ज़्यादा डाउन कर रहे हैं, तो फिर ये बोला जा रहा है कि भाई एक स्टेप ये ले सकते हैं कि ट्रेड ना बंद करें, अपना व्यापार जो है चलाते रहें चाइना के साथ। ये सारी बातें इस आर्टिकल में बोली जा रही हैं। ठीक है, देखोगे क्या लिखा हुआ है, इंडिया मस्ट इंगेज विद चाइनाज इकोनॉमिकली इवन इट कन्फ्रंट्स इट मिलिट्री, यानी कि क्या है, अगर यहाँ पे आपको सिचुएशन, बॉर्डर पर सिचुएशन इतनी देखने को मिल भी रही है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन क्या करना चाहिए, जो इकोनॉमिकली कनेक्ट रहना चाहिए हम लोग को चाइना से, ये सारी बातें बोली गई। ओके, 8th पेज पे आते हैं। पेज नंबर 8 पर आप लोगों को एक लास्ट में आर्टिकल दिखेगा, ये आर्टिकल, ये भी एक अच्छा आर्टिकल है। आज के जो छोटे छोटे आर्टिकल है ना वो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा, जो नेशनल बटरफ्लाई है, एक हमारी बटरफ्लाई है, उसको नेशनल बटरफ्लाई डिक्लेयर करने वाले हैं। तो ये जो बटरफ्लाई है अभी फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ भी, ये जो बटरफ्लाई है इंडियन जेजबेल। ठीक है, तो ये जो 7 विंग्ड, इसके 7 पर हैं, 7 पंख हैं, ये ब्यूटी आपको दिख रही होगी, तो ये फाइनल लिस्ट में है, जो कि एक फाइनल लिस्ट बनाई गई है। इस लिस्ट में से जो है फाइनली हम लोग चूज़ कर लेंगे कि हम लोगों को कौन सी नेशनल बटरफ्लाई, राष्ट्रीय बटरफ्लाई को घोषणा करनी है कि हाँ भाई ये नेशनल बटरफ्लाई है। ठीक है, तो फिर अभी ये फाइनल लिस्ट में बस इतनी बात है, जिस दिन यहाँ पे किसी भी बटरफ्लाई को नेशनल बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो वो न्यूज़ ऑब्वियस सी बात है न्यूज़पेपर में आ जाएगी और हम लोग कवर कर लेंगे, तो उसकी टेंशन ना लें। अभी सिर्फ इतना ही बताया गया है कि भाई फाइनल लिस्ट में है ये। उसके बाद 10th पेज पे आते हैं। 10th पेज पे आपको ये वाला आर्टिकल दिख रहा होगा। ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, मैं बात करूंगा किनसे, फार्मर से, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, कि उनको जो डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो ये आपको पता होगा फार्मर्स के साथ अभी प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिल रहा है, फार्मर्स की तरफ से। क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने अभी 3 बिल्स को पास करा है हमारी सरकार ने, और वो 3 बिल्स के खिलाफ यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि काफ़ी सारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। तो ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जो है ये मिलेंगे फार्मर से और उनकी प्रॉब्लम्स, डाउट्स जो है वो सॉल्व आउट कर देंगे। और वो 3 बिल कौन कौन सा है जो कि पास करे गए थे, पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, ये पहला बिल है। दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, तीसरा है हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये 3 बिल्स को पास करा गया, जिसके दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये भी फिर से अमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया, अमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि जो यूएस है और यूरोप है, ठीक है, ये इंडिया को बोल रहा है कि भाई तुमने सही नहीं किया उनके अकाउंट्स को फ्रीज करके। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट, हमारी जो इंडियन सरकार है, उसने बोली कि भाई जो यूएस और यूरोपियन यूनियन
तुम लोगों को हक नहीं है, तुम लोगों को कोई भी हक नहीं है, तुम लोग को कोई भी राइट नहीं है कि आप हम लोगों को बताओ, क्योंकि ये हम लोगों के लॉज वगैरह हैं। अगर कोई एनजीओज वगैरह हमारे इंडियन लॉज को ब्रेक करेगा तो हम लोग यही स्टेप उठाएंगे, तो तुम लोग हम लोगों को मत सिखाओ, ठीक है। तो ऐसा हमारा इंडियन सरकार ने बोल दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये दिखेगा, मैंने जिसको बताया था पेज नंबर 1 पे बताया था, ठीक है, जो डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेशनल एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अभी मैंने बता दिया इसका क्या काम है, पूरे साल का एक स्टैटिस्टिकल डेटा लेकर आना, पूरे साल का डेटा बताना कि भाई कितने क्राइम हुए हैं, कैसे कैसे क्राइम हुए हैं, ठीक है। तो फिर अभी मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, जब हमने पढ़ा था अभी जो वुमेन क्राइम इन वुमेन जो है न्यू दिल्ली में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, हमने अभी वहाँ पे बता दिया एनसीआरबी के बारे में। अब जो न्यूज़ कवर करते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है जो 2000 के नोट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा सीज करे गए हैं, काउंटरफीट नोट यानी जाली नोट, नकली नोट, ठीक है। तो ये जो नकली नोट हैं इनको सीज करा गया है, काफ़ी सारे नोट पकड़े गए हैं। हालांकि ये बोला जा रहा है 2018 में जो है कम नोट्स पकड़े गए थे, लेकिन 2019 में काफ़ी ज़्यादा पकड़े गए। आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नोट्स वगैरह देखे जा रहे हैं कि सीज करे जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें तो डिमोनेटाइजेशन के बाद जब 2000 की करेंसी आई है हमारी, तो 2018 में भी काफ़ी सारे पकड़े गए हैं, 2019 में भी काफ़ी ज़्यादा सीज़ करे गए हैं। तो जो 2019 में है वो काफ़ी ज़्यादा सीज़ करे गए हैं एज़ कम्पेयर टू 2018। अगर हम लोग देखें जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं, तो आप देखोगे 25.39 करोड़ रुपीस सीज़ करे गए हैं 2019 में। ये 2019 का जो डेटा है 25 करोड़ कह लो, 25 करोड़ रुपए ये नकली जाली नोट सीज करे गए हैं। और अगर हम 2019 का डेटा देखें, सॉरी 2018 का, ये हमारा 2019 का था, ये 2018 का डेटा देखें तो 17, आप देखोगे 17 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे देखे गए, ठीक है। 17 करोड़ रुपीज़ जाली नोट सीज करे गए थे। तो आपको क्या दिख रहा है, 2018 में कम थे 17 करोड़ थे, 2019 में जो है 25 करोड़ हो गए, तो 11% से इंक्रीज हो गया है, यानी कि जाली नोट मार्केट में ज़्यादा थे, ठीक है, 2019 में। अभी 2020 की रिपोर्ट नहीं आई है, 2020 की रिपोर्ट आएगी तो फिर अभी इसका भी पता चल जाएगा। तो 2020 जब साल का एंड होगा तो इसकी रिपोर्ट आएगी, तो हमें इसके बारे में भी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद। और उसके बाद वर्ल्ड पेज पे आते हैं। भाई देखो वर्ल्ड पेज आप लोग कहते हो, कुछ कुछ बच्चे होते हैं वर्ल्ड पेज के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर कवर कर दो। देखो जब इंपॉर्टेंट आर्टिकल आएगा तो हम लोग डेफिनेटली, मैं हर बार कहता हूँ जब इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा तो मैं स्किप नहीं करता हूँ, मैं डेफिनेटली कवर करूँगा। लेकिन जब इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं होगा तो भाई टाइम वेस्ट ही तो है उसको कवर करना। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे क्या है कि जो क्वाड है, आज मैं आपके लिए एक ही क्वेश्चन बनता है कि जो क्वाड है इसके अंदर कितनी कंट्रीज है बता दो सभी लोग नीचे कमेंट करके, जो क्वाड है इसके अंदर कितनी कंट्रीज हैं सभी लोग बताएंगे, ठीक है। तो फिर अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो क्वाड है इसकी मीटिंग होने वाली है, ठीक है। क्वाड कंट्रीज़ की जो है मीटिंग होने वाली है इस मंथ में, इस महीने में। साथ ही साथ जो है एक और मीटिंग होने वाली है, वो किसकी होने वाली है, इंडिया यूएस की, इंडिया और अमेरिका की मीटिंग होगी, वो भी 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग मीटिंग। अब आपके दिमाग में हो रहा है ये 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग मीटिंग कौन सी है। 2+2 का मतलब यह है 2 मिनिस्टर जाएंगे इंडिया की तरफ से, 2 मिनिस्टर होंगे यूएस की तरफ से, और इनके बीच में मीटिंग होगी जो भी चीज़ों को लेकर मीटिंग होनी है, ठीक है। तो जैसे ही मीटिंग हो जाएगी जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे ये लोग तो न्यूज़ में आ जाएगा अगले दिन, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि भाई मीटिंग होने वाली है, तो आप जो है इसके बारे में याद रखना और बताना ज़रूर क्वाड के अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं, जो क्वाड ग्रुप है हमारा उसके अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे हो गया हमारा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरी की तरह से कंप्लीट, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपके पास डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।